हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत कक्षा 10वीं के लिए पाठ 7 लोकतंत्र के परिणाम का वीडियो लेकर आए हैं। इस एक ही वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर है जो आपको मददगार होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपके साथ आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। इसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। प्रश्न दूसरा है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उसके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को स्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को 2 शर्तों को पूरा करना होता है। लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल और भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव से अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र अभी तक लोकतंत्र रहता है, तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनाने का मौका मिलता है।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। दूसरा है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। तीसरा है, गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने, आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचे पर खर्च करने चाहिए। अगला है, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता और अमीर गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। अगला, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। इसके पक्ष या विपक्ष में जो तर्क हैं वो है, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में न स्वतंत्रता होती है, न समानता, न राजनीतिक आर्थिक अधिकार। ऐसे में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते। यानी कोई भी देश तभी विकास कर सकता है जब उसमें के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक आर्थिक अधिकार मिलते हैं। अगला जो तर्क था उसके विपक्ष में तर्क है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकता है। जैसे भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की कोशिश की गई है। अगला जो कथन है उसका उत्तर हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन, उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए कि पहले अपने देश के लोगों को आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसके बाद उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि लोग गरीब हैं तो वे उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे, उसका सही उपयोग भी नहीं कर सकते। नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। ऐसा नहीं है, आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी देश में पूरी तरह से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में देश की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथों में है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फ़र्क इतना है कि गरीब देशों में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अमीर देशों में यह संख्या बहुत कम होती है। अगले तर्क है, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि किसी तरह का प्रभुत्व या टकराव नहीं होता। सभी लोग एक दूसरे एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं वे राजनीति में प्रभुत्व रखते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए ब्यौरे में लोकतंत्र की चुनौती की पहचान करें। ये स्थितियां किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत, संस्थागत उपाय भी सुझाएं। पहला इसमें दिया है जो तथ्य, उसको पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाज़ा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गढ़वारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। इन सब तथ्यों का उत्तर हो जाएगा। पहली घटना में जातिवाद की चुनौती लोकतंत्र के समक्ष है। इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है। जनजातियों को नीचा
या अछूत दलित कहा जाता है। उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बनाकर उन्हें कठोरता से लागू करके जातिवाद की समस्या से निपटना होगा। दूसरी घटना में लोकतंत्र के सामने गरीबी प्रमुख चुनौती है। गरीबी के कारण किसान कर्ज में डूबता चला जाता है और जब वह कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं रहता तो एक आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को इन गरीब किसानों की मदद करनी होगी। उन्हें ऋण देने के लिए गाँवों में सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी तथा कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें कम कीमत पर उपलब्ध करानी होगी। जब तक गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति केवल 2 समय की रोटी की जुगाड़ में ही लगा रहता है। वह देश के हित में कुछ नहीं कर पाता। तीसरी घटना में सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार लोकतंत्र के सम्मुख एक चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे सत्ता में आए व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग अपने निजी हित के लिए करने लगते हैं। इससे नागरिकों का जीवन संपत्ति संकट में पड़ जाते हैं। वे सरकारी अधिकारी जिनका काम नागरिकों की सेवा करना है, वही लोग नागरिकों के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा तथा सरकारी पदों पर नियुक्ति के समय निष्पक्षता से काम लेना होगा, जिससे सही व्यक्ति महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सके। प्रश्न 5वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी हैं। हाशिए के समूहों में कैसा व्यवहार हो, इसके बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें उत्तर होगा लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। ये उत्तर हो जाएगा। ये सही तथ्य है जो अपन ने लिखा है उत्तर में। 6वां प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा व्यक्ति की गरिमा, तीसरा बहुसंख्यकों का शासन और चौथा कानून के समक्ष समानता के होना चाहिए से लिखा है। तो उत्तर इसका है बहुसंख्यकों का शासन, यानी इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि चुनकर शासन का संचालन करते हैं, तो बहुसंख्यकों का शासन ये जो है गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज़ गलत मानी जाती है। प्रश्न 7वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि पहला, लोकतंत्र और विकास साथ ही लगते हैं। दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। तीसरा है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती। चौथा है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, यानी पूरी तरह से समानता नहीं आ पाती है, किसी न किसी तरह की असमानता बनी रहती है। 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया है और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए अर्जी दी। अगले 3 महीने तक उसे राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसे के अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार ना थे। आखिरकार उसे सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया है। इसके साथ ही उसे इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा मांगा।
सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के एक हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग को एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उससे नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उसे इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें। अब इस उदाहरण में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे नन्नू का उदाहरण क्या बताता है, नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ। अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा है। ये सारे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आगे है। उत्तर है, नन्नू का उदाहरण बताता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सूचना नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका प्रयोग करके नन्नू जैसा छोटे से छोटा व्यक्ति भी न्याय पा सकता है। जब सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तथा उनका समय पर उपयोग करेंगे तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक ढंग से काम करेगी। नन्नू के आवेदन का अधिकारियों पर गहरा असर हुआ और वे एकदम हरकत में आ गए। उन्होंने एक हफ्ते में ही उसका नया राशन कार्ड बना दिया। जिस राशन के दफ्तर में नन्नू की कोई सुनवाई नहीं थी, उस दफ्तर में बड़े अधिकारी उससे मिलने तथा पूरा सम्मान दिया और उसके आवेदन वापस लेने का निवेदन भी किया। अब विद्यार्थी अपने माता पिता से पूछें कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास उनका अनुभव कैसा रहा। इसके विषय में वे एक विवरण भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये हमारा जो वीडियो है इसको आप अपने मित्रों दोस्तों में शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे आप सभी के लिए ये समय पर हमारे वीडियोज़ उपलब्ध होते रहें और दूसरों का भी इससे लाभ हो। धन्यवाद।